उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जब भी प्रकाश, किसी भी बिंदु पर प्रकाश का अगर उत्सर्जन होता है तो वो प्रत्येक दिशा में समान होता है और हर दिशा के अंदर तरंग पैदा होती है। और फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर मान लीजिए कोई तरंग है जो आगे चल रही है, उसके प्रत्येक बिंदु पर इसी प्रकार प्रकाश हर दिशा में निकलेगा और वो एक वृत्ताकार शेप में होगा। ठीक है। और इस प्रकार जो जितने भी अन्य स्रोत होंगे उन सबको अगर हम उनके ऊपर हम टेंजेंट खींच दें तो ये कहलाता है तरंगाग्र। तरंग का अगला हिस्सा तरंगाग्र, तरंगाग्र। और ये तरंगाग्र प्रकाश की गति से चलता है, क्योंकि प्रकाश की तरंग ले रहे हैं हम। और जो इस तरंगाग्र को अगर हम एक बहुत बड़े तरंग का रूप का हिस्सा लें तो वो एक सीधे रूप में दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि जब भी कोई बहुत बड़ा सर्किल होता है तो उसका छोटा अंश जो है सीधी रेखा के बराबर होता है। तो हमने देखा कि ये सीधी रेखा के अंदर तरंगाग्र बढ़ रहा है, अर्थात ये जो हमको कर्व दिख रहा था वो इस तरह से कर्व दिख रहे हैं यहाँ पर। और इसके लंबवत प्रकाश की किरण चलती है। एक बार रेडियो देखना कौन चला रहा है इतनी तेज। ये बातें याद हैं आपको? ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब असली में जो ये चैप्टर है वो शुरू होता है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किरण प्रकाशिकी को पढ़ने के बाद अब क्या उसके सिद्धांत तरंग प्रकाशिकी में भी लागू हैं या नहीं। अपन एक अपवर्तन का देखेंगे, क्योंकि परावर्तन तो बहुत सिंपल होता है। अपन एक अपवर्तन का उदाहरण लेकर देखते हैं कि क्या उसके अंदर भी ये सिद्धांत लागू होता है या नहीं। अब अगर हम लोगों ने एक सतह ली, जिसका अपवर्तनांक μ2 है, इसका अपवर्तनांक μ1 है, और यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए v2 है और यहाँ वेलोसिटी v1 है। और चूंकि ये हम ये मान के चल रहे हैं कि सघन है, इसका मतलब नहीं, सिंपल, क्योंकि उसको वहाँ पे ट्रैवल करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए उसको ज़्यादा समय भी लगेगा। इसलिए हम ये मान रहे हैं कि जो v2 है वो लेस देन v1 है। ठीक है। अब हमने देखा कि ये तरंगाग्र एक चलता हुआ आ रहा है, ये तरंगाग्र है, दूर से प्रकाश चलता हुआ आ रहा है, तो ये तरंगाग्र। अगर ये तरंगाग्र है और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये ध्यान से समझ लेना चीज। ठीक है। ये तरंगाग्र इस दिशा में आ रहा है। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किरण के रूप में लेते हैं इसको, अगर तो इसकी किरण कहां पे आ रही होती, इसके परपेंडिकुलर लंबवत होती। ओके। अब ये जो सरफेस है हमारी, जो कि तरंगाग्र है, अब हमारे को देखना है कि जब ये तरंगाग्र यहां पर पहुंच गया, ये वाला हिस्सा तो यहां पर इस सतह को छू गया और ये अभी भी
सतह से दूर है। अब क्या होगा यहां पर कि अब यहां से तरंगाग्र निकलने शुरू होंगे, छोटे छोटे स्फीयर, उनको अगर हम टेंजेंट बना देंगे तो उसके ऊपर उसकी शेप आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहां पर मुद्दा इस बात का है कि अब ये बिंदु जो चल रहा है तरंगाग्र का, ये बिंदु जो है बी, उसकी गति होगी v1 और ये बिंदु यहां पर पहुंच गया। अब ये कांच में अगर चलेगा तो इसकी गति क्या होगी v2, ठीक है ना। तो अगर हमें यह भी पता है कि v2 छोटा है v1 से, यानी कि अगर हम एक समय ले लें, कोई सा भी एक समय ले लें t, कोई सा भी एक समय ले लें जिसमें कि ये बिंदु यानी कि तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, तरंगाग्र अब यूं बढ़ रहा है पूरा पूरा आगे, ठीक है। तो ये यहां से जब ट्रेवल करेगा इस बिंदु तक पहुंचेगा, मान लीजिए इसको C रख लें, तो ये बिंदु यहां पर कितने टाइम में पहुंचेगा, t टाइम में, ठीक है ना। और इसका अगर गति v है तो ये कितना हो जाएगा, v1 है तो v1t डिस्टेंस हो जाएगा। ये किसी को कोई इसमें कहीं भी शंका हो तो बता देना। इतने ही समय में, t ही समय में, अब ये भी तो कांच में चलेगा कुछ दूरी, अगर अब ये कांच में चलेगा तो क्या होगा, यानी इसकी स्पीड अब के कम है, तो इसका मतलब कम स्पीड से चल रहा है, तो ये कम दूरी पार करेगा। यानी कि जब ये बिंदु यहां पर पहुंच गया डी पर, तब तक ये बिंदु सी पर पहुंचा। ये बात स्पष्ट। तो इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो अब जो नया तरंगाग्र है अब इसके बाद सी बिंदु भी उसी गति से चलेगा v2 से, और ये यहां से आगे चलने लग जाएगा। इसका मतलब फिर ये समान पैरेलल चल जाएंगे, यहां पैरेलल नहीं रही ना ये। अब इसके बाद अगर हम दोबारा देखेंगे थोड़ा तो ये इसी दिशा में चलता रहेगा v2 गति से, और ये भी v2 गति से। इसका मतलब समान समय में ये समान चलेगा, तरंगाग्र आगे चलता रहेगा। यहां तक किसी को कोई शंका? ये बहुत जरूरी है चीज जानना कि तरंगाग्र, अपन तरंगाग्र की बात कर रहे हैं, इस समय किरण की बात नहीं। कहां बेटे बोलो है बच्चे, यहां से ये अपना एक तरंगाग्र है। तरंगाग्र कौन सा है, ये वाला, यानी कि जो अलग अलग छोटे छोटे बिंदुओं पे जाके जो तरंगे बननी शुरू हुई थी, उसके भी तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं ना वहां पे सारे दिशा में। और अपन ने ये उस दिन देख ही लिया था, क्योंकि इसका 1 + cos थीटा होता है, तो cos 180 डिग्री -1, तो ऊपर पीछे नहीं दिखेगा, ठीक है ना, पीछे 0 दिखेगा। तो ये इस प्रकार ये वाला जो सतह दिख रही है, यानी ये जो तरंग का अगला भाग दिख रहा है, तरंग का अगला हिस्सा जो दिख रहा है, तरंगाग्र कहलाता है जो, वो यहां पे पहुंच गया, ए बी पे पहुंच गया, ठीक है। आप ये भी ले सकते थे कि ये तरंगाग्र यूं नहीं चल के, तो अगर यूं चलता, मान लो आप यूं कहते हैं कि हमारा तरंगाग्र ऐसा नहीं था, हमारा तरंगाग्र यूं आ रहा है, अब तरंगाग्र अपना यूं चल रहा है, तो क्या होता, इससे इसका उत्तर मिलेगा आपको। अगर तरंगाग्र यूं चल रहा होता तो आगे क्या होगा, आगे फिर तरंगाग्र आगे चलेगा, क्योंकि अब दोनों ही एक ही माध्यम में एक ही गति से चल रहे हैं, इसलिए ये तरंगाग्र इसके समानांतर चलता रहेगा। लेकिन जब ये बिंदु बी से सी तक जा रहा है, ये जा रहा है इस विरल वाले माध्यम में जिसमें की गति है उसकी v1। ये बिंदु जब यहां पर पहुंच गया तरंगाग्र, इसकी जो छोटे छोटे गोले निकलेंगे, यानी ये निकलने शुरू होंगे, ये मान के चलो कि यहां पर यूं बना देता हूं इसको, अब समझ में आ जाएगा आपको। जितनी देर में यहां पहुंचेगा ये, इतनी देर में ये बी सी पर पहुंचेगा। जब ये सी पर पहुंच गया, और ये पॉइंट भी अंदर सी डी पर, उसके अंदर ही है, कांच के अंदर ही है दोनों, या कोई सा भी द्रव हो सकता है, कुछ भी है उसके अंदर है। अब ये तरंगाग्र जो चल रहा है इस मेटेरियल के अंदर चल रहा है, तो ये समान गति से चलेगा, क्योंकि अब गति हमारी केवल v2 है यहाँ पर। तो अब कोई सा भी अगर हम t2 लेंगे तो v2 t2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी v2 t2 होगा। इसका मतलब इसके बाद अब जो तरंगाग्र है
वो समानांतर इसके चलता रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने जैसे ये सीखा था कि ये होता है आई और ये होता है आर। अगर हम इसको आई लेते हैं तो ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देख लेना एक बार, क्योंकि आ जाना चाहिए अच्छा तरह से, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है फिर। और ये आर है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस आर हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये 90 है, ये आर हो गया, तो इसका मतलब ये वाला आर हो जाएगा। अब ये देखो, इस दोनों ट्राइंगल के अंदर अपने पास दो ट्राइंगल बन गए, यानी एक तो यहां पर इस पॉइंट का अपने को देखना चाहते हैं ए बी सी, और एक ए सी डी। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल ए सी डी में साइन आई क्या है, यहां साइन आई क्या है, लंब अपॉन कर्ण, ये लंब है ना, ठीक है, लंब अपॉन कर्ण, क्या हुआ फिर बी सी अपॉन ए सी। और साइन आर क्या है, साइन आर, यहां पे ये लंब है और ये कर्ण है, तो क्या हो गया ए डी कोई कंफ्यूजन। अपन जानते हैं कि म्यू टू विद रेस्पेक्ट टू 1 साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसमें क्या लिख सकते हैं इसको, बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए डी अपॉन ए सी से ए सी कट गया, तो क्या बचा, बी सी अपॉन ए डी। बी सी क्या निकाला था अपन ने, V1T, ये हो गया V1T और ये हो गया V2T, ए डी ये निकाला था V2T। ठीक है, तो इसको हमने काट दिया, इसका मतलब ये हुआ V1 बाई V2। V इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा कहते हैं नहीं कहते हैं, न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2। इसका मतलब यही सिद्धांत अपना किरण प्रकाशिकी में भी आता था, सेम बिल्कुल। हाँ बेटे, ये सिद्धांत यही का यही सिद्धांत हम लोगों ने अपवर्तनांक निकालने के लिए जब किरण प्रकाशिकी यूज करते थे, तो भी हमारा V1 बाई V2 एंड लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 आता था। ठीक है, याद है ना इस बात का, क्यों आता था, क्योंकि अपने को पता था कि V1 क्या होता है, C अपॉन C अपॉन V, तो ये लिखा ना V1, हाँ V इन वीडियम, तो ये क्या होगा, ये म्यू, देन ये तो म्यू होगा, म्यू को लगना पड़ेगा ना बेटा आपको यहाँ पे, आप उसी को क्यों रट रहे हो, रटो मत। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन V1, यहाँ अपन V1 जानना चाह रहे थे, तो C अपॉन, हाँ बोला था कुछ लोगों बच्चों ने दूसरा बोल दिया था ना, इसलिए इसको बताना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जो किरण प्रकाशिकी के सिद्धांत हैं वही तरंग प्रकाशिकी में भी लगेंगे। ठीक है, चलें इसके स्टेप आगे। अब अपन एक बात देखते हैं कि अगर एक हमारे पास प्रिज्म है, अब प्रिज्म में क्या होगा तरंगाग्र का, ये ध्यान से देखना क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार। मान लीजिए एक तरंगाग्र यहां से चल के आ रहा है, एक तरंगाग्र EF आ रहा है इस डायरेक्शन में।
अब ये यहां पर पहुंचा, पहली इसकी एक चलते 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 पहुंचा और ये पहुंचा यहां पर, ठीक है। अब चूंकि ये इस अपवर्तनांक वाले पदार्थ में से होके गुजरेगा तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा, कम, ज्यादा टाइम लगेगा। इस जितने में ये दूरी पार करेगा इतने में तो ये आगे चला जाएगा काफी, और ये दूरी पार करेगा तो इतने में ही, तो क्या होगा इसका मतलब, क्यों होगा टेढ़ा? अब बताओ कैसा होगा, कौन बच्चा बताएगा? नहीं, क्यों हो जाएगा ये बताओ। ऊपर वाले में इतने से उसमें पार करना पड़ रहा है उसको, लेकिन चूंकि अपवर्तन होगा इसलिए क्या होगा, मुड़ेगा। अपने सीखा था कि जब अपवर्तन होता है तो उसके अंदर मुड़ती है, यानी कि ये तो इस डायरेक्शन में चलता जाएगा, तरंगाग्र का हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा तो इस पे चलता जाएगा, और तरंगाग्र का ये हिस्सा पहले इसमें चलेगा और जब इसमें से फिर बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये कम दूरी निकल चल पाएगा। होगा क्या, जब ये सी से बाहर निकल जाएगा यहां पर और ये यहां पे ट्रेवल करेगा तो तरंगाग्र हमारा यहां पर पहुंचेगा। ठीक है। अब ये वाला इसके सहारे से अगर हम देखें कि उत्तल लेंस में क्या होता है, अगर हम इसकी जगह हम देखें, अब उत्तल लेंस एक है, नहीं तो ऐसा क्यों होगा, अपने को हमेशा देखना है क्यों होगा। अब यहां पर एक तरंगाग्र चल रहा है इस डायरेक्शन में, अब ये तरंगाग्र पहुंचेगा यहां पर, तो अब जैसे ही यहां पर पहुंचा अब क्या होगा इसका, यहां से यहां पहुंचने में तो उसको जितना टाइम लगेगा खत्म होगा, एक्स्ट्रा होगा, और इसको ये जल्दी से पहुंच जाएगा यहां पर, और उसके बाद ये कम सघन में जाएगा तो तेज गति से चलेगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो यहां से अगर निकल के चलेगा तो ये आगे निकल चुकेगा और ये पहुंचेगा, कम दूरी ट्रेवल कर पाएगा, क्योंकि पहले इसमें बहुत धीमी गति से चलेगा, फिर बाहर आएगा जब कुछ गति पकड़ेगा जो कि इसके बराबर होगी। इसी प्रकार ये नीचे वाला बिंदु का भी होगा। इसका मतलब जो हमारा तरंगाग्र है वो कुछ कुछ इस शेप का हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अपने अपने प्रकाश, अब प्रकाश से करके देखते हैं कि प्रकाश से अगर क्या होता है तो क्या होता नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश की किरण होती, किरण केवल, तो यहां गया और ये यहां, दो समानांतर किरणें तो कहां मिलती, उसके फोकस पे मिलती, इसके इस वाली सरफेस के, इसकी सरफेस का फोकस यानी कि F1। अगर ये F1 है तो अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस वाले में फर्क क्या है, इसको ध्यान से देखो कि ये बिंदु जब ये यहां पहुंचा, मान लीजिए तरंगाग्र यहां पहुंच गया, दूसरे रंग का वो यूज कर लेते हैं, अब तरंगाग्र यहां पहुंचा है। अब इसके बाद ये वाला जो बिंदु है, ये पहले तो ये दूरी तय करेगा धीमी गति से, बाहर निकलेगा जब वो उसकी पुरानी वाली गति से आएगा, जबकि ये वाला यहां भी तेज गति से चल रहा है, ये वाला हिस्सा, और यहां भी तेज गति चल रहा है। इसका मतलब जितने समय में ये बाहर निकल के यहां पहुंचेगा इस बिंदु तक, वो यहां से यहां ट्रेवल कर चुका होगा। इसलिए कोई भी अगर तरंगाग्र जो कि लंबवत है, अगर वो किसी भी उत्तल लेंस से पास होगा तो उसकी शेप फर्स्ट सरफेस यानी कि प्रथम जो सतह है
उस जैसी हो जाएगी। अपवर्तन के पश्चात अगर हम तरंग का मान के चलते हैं, कि तरंग की गति मान के चलते हैं, तो हाँ बेटा बताओ। अगर दोनों, हाँ हाँ, नहीं अभी आपको पहले अपवर्तनांक में सिखाया था कि जिस भी सरफेस पर पैरेलल होती है उसी का फोकस पे बिंदु बांधते हैं। और अगर मान लीजिए अपन इस सरफेस पे लेते होते थे किरण, तो क्या करते थे, पहले यहां पे लिया, इस सघन में आ जाती थी, तो फिर अपन ये मान के चलते थे कि यहाँ पर ये लंबवत है, फिर अपन यहाँ लंब डालते थे, और लंब वो कहाँ होता था, यहाँ के सी के ऊपर मिलता था, फिर ये यूँ मुड़ जाता था, फिर ये यहाँ पर सरल में आ जाता था, तो इसका मतलब फिर ये यूँ होके जाता था। याद है, ये इस तरीके से होता था। अब अपन देख रहे हैं कि क्या ये और ये समान है या नहीं। अपन यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि क्या दोनों चीज समान है या नहीं है, कि इसका अपवर्तन के पश्चात अगर सीधी लाइन जा रही है कोई, यानी कि सीधा तरंगाग्र जा रहा है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। अगर हम किरण से गति से अगर इसको हम जोड़ के रखेंगे तो हमेशा गलत आंसर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमको केवल तरंग के रूप में मतलब हर जगह हर पॉइंट पर एक नया तरंग पैदा हो रही है, एक नई तरंग पैदा हो रही है। उन तरंगों के अंदर जो टेंजेंट के रूप में है वो हमारा तरंगाग्र कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ जब हम इसको दिखा रहे हैं तो केवल लाइन नहीं दिखा रहे हैं हम यहाँ पे क्या क्या दिखा रहे हैं, तो जब ये यहां पे पहुंचे तो ये वाला जो तरंगाग्र था, ये छोटा वाला तरंग, और ये है यहां पर ये वाला, इसको यूं देख के चलो। अब ये चल रहा है, याद है तरंग की गति में अपन ने पढ़ा था 11th वाला जो लास्ट चैप्टर सेकंड था। तो अब ये आगे चलेगा इस गति से जिसमें जो कि इसके अंदर पॉसिबल है, और ये चलेगा पहले तो हवा में ही चल देगा, उसके बाद यहां जितना भी थोड़ा बहुत अगर इसका कट कर रहा है तो वहां से जाएगा, और इसके बाद ये आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये इसकी गति ज्यादा होगी, ये ज्यादा उतने ही समय में ये ज्यादा दूरी पार कर चुका होगा वनस्पत की इसके। अर्थात अगर इसको मैं और आपको एक सरल करके दिखाना चाहूं तो अपन यूं कर सकते हैं, इस बिंदु पर ले लें, इस बिंदु पे जो तरंगाग्र होगा ठीक है, जितनी दूरी में इसने इसमें जितने समय में यहां से यहां पहुंचा है उतने समय में ये यहां से यहां पहुंचेगा, क्योंकि गति ज्यादा होगी। सरल तरीके से इसको समझना सरल है। हाँ बोलो बेटा। अगर इससे नहीं होगा तो फिर इसको तो अगर हम नहीं मान रहे होंगे रिफ्लेक्शन, इसको अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर तो ऊपर से चले जाएगा, इसका मतलब इसका अपवर्तन का कोई अंतर ही नहीं होगा। अगर इसके अंदर जाएगा तो ही मुड़ सकता है। अपवर्तन कब होता है, अपवर्तन जब होता है जबकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होता है। अगर वो सेम माध्यम रहता, अगर वो सेम माध्यम रहेगा तो सीधी रेखा में चले जाएगा प्रकाश। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम इसको अवतल दर्पण को देखते हैं, एक एग्जांपल अवतल दर्पण का लेके देखते हैं। ये बताना आप में से कौन बताएगा। अवतल दर्पण में अगर मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, ठीक है, इसमें एक प्लेन तरंगाग्र आ रहा है, कौन बच्चा बताएगा, बताना आप। तो परावर्तन के पश्चात इससे परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात इसकी क्या शेप बनेगी, ऐसे कैसे है, इधर जाएगी, कहां जाएगा तरंगाग्र। अब यूं मान के देखें, इसको अपन सरलता समझने के लिए क्या करें, इसको हमेशा निकटस्थ पॉइंट पर ले आओ। हम इस तरंगाग्र को ले आए यहां पर, यहां पर लिया है, तो पहले तरंग यहां पर आएगा तरंगाग्र, पहले यहां पहुंचेगा। अब क्या होगा देखो, सोचो जरा क्या हो रहा है। अब
ये तो यहां से पहुंचने के बाद वापस चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसको पहले ये दूरी तय करनी पड़ेगी और इसके बाद वो वापस चलना शुरू होगा। इसका मतलब एक दूरी पहले, इसका मतलब ये हुआ जब ये यहां पे पहुंचेगा इस जगह, मान लीजिए इस जगह ले रहे हैं अपन इसको, ये बाद में पहुंचेगा वनस्पत की इसके, ये तो बहुत आगे निकल चुका होगा, परावर्तन होके ये वाला बिंदु तो आगे निकल गया होगा यहां तक, क्योंकि इसको तो उसी में चलना पड़ा है, और ये जब तक यहीं पहुंचा है तो इसकी क्या शेप बनेगी, हमारा परावर्तित जो तरंगाग्र है वो ये है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था कि ये तीनों दे रखे थे, प्रिज्म, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, और उसके आगे तरंगाग्र की शेप दे रखी थी, इनको मैच करना था। ठीक है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है इसमें? यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम चलें आगे। अब करेंगे हम लोग व्यतिकरण। ये सब व्यतिकरण करने के लिए ही कर रहे हैं सब लोग हम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरफियरेंस, व्यतिकरण। इंटरफियर मतलब जैसे कहते हैं कि आपने मेरे मामलों में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो भाई, है ना, कहते नहीं कहते हमेशा हम लोग, ये वो दखलंदाजी। तो ये दखलंदाजी है, यानी कि एक किरण दूसरे के साथ दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही है, उसके अधिकार क्षेत्र में घुस के उसको डिस्टर्ब करना चाह रही है, तो दूसरा रजिस्ट करेगी भाई मेरे को, मैं अधिकार नहीं तुम्हें देता हूं। ठीक है ना। तो अपन ने इसका क्या पढ़ा था? अध्यारोपण का सिद्धांत। याद करो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था अध्यारोपण का सिद्धांत, याद है अध्यारोपण का सिद्धांत? आपसे मैंने कहा था वो ये चैप्टर जो पढ़ाया था ना उस समय, ये अगले पूरे 6 के 6 चैप्टर में सब में काम आएगा ये। हाँ, अध्यारोपण एक बार याद रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने कहा था कि अगर कोई भी और दूसरी किरण मान लीजिए ऐसी है, तो हमने क्या कहा था, इसकी जो रिजल्टेंट होगी वो क्या होगा? आयाम का दुगना हो जाएगा। याद आया या नहीं आया? क्योंकि ये और ये इसका अपन ने कहा था कि अंगगणितीय योग होता है, याद करो इसको। और इसी प्रकार हमने ये सीखा था कि अगर ये इसका उल्टा हो, यानी कि ये कोशिश करे कि जो वो कह रही है दूसरी लड़की उसके अगेंस्ट बोले, तो अगेंस्ट बोलेंगे तो क्या होगा? झगड़ा, झगड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे 0 हो जाएगा सारा, और ये सीधी लाइन आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों किरणों ने एक दूसरे का नुकसान किया, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। यानी कि अगर दो काम कर सकती हैं किरणें मिलके, अगर दोनों किरणें साथ साथ मिलके काम करेंगी तो उनकी दोनों का बढ़ोतरी होगी और उनको दोनों को ऐसा लगेगा कि हमारा आयाम बढ़ गया। लेकिन अगर दोनों से झगड़ा कर रहे हैं, जो तुम कह रहे हो मैं उसके तुम्हारा विरोध कर रही हूं, तो दोनों एक दूसरे का नुकसान करेंगे और वो 0 उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। याद है आपको ये बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आगे लिख रहा हूं वो इसी से संबंधित है। एक लास्ट चीज जो आपको उस दिन सिखाई गई थी वो क्या थी? I इज इक्वल टू यानी कि हम ये कह रहे थे कि किसी भी तीव्रता प्रोपोर्शनेट होती है a² के, और a क्या है?
ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि कोई सी दो अगर तरंगे चल रही हैं तो इंटरफेरेंस करने से क्या होगा, एक दूसरे के साथ झगड़ा अगर वो करेंगी तो क्या क्या हो सकता है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि दो समान किरणें मिलकर, मतलब दो एक सी किरणें मिलकर, प्रकाश की तरंगें मिलकर अंधेरा भी पैदा कर सकती हैं। ज़्यादा रोशनी नहीं, दो प्रकाश के तरंगे मिलके, यही है इसका पूरा सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्या संभव है कि दो प्रकाश की तरंगे मिलकर अंधेरा पैदा करें। संभव है, यही इसमें दिखेगा। क्यों होगा? जैसे झगड़ा करेंगे तो जीरो दिख रहा था आयाम, जीरो आयाम था, इसका मतलब कोई प्रकाश नहीं दिखेगा। यही इस व्यतिकरण का सिद्धांत। इसको सरल भाषा में समझने के लिए आप अगर ये समझ याद रखें कि हाँ एक से करेंगे हम तो बढ़ोतरी करेंगे, एक दूसरे की सहायता करके ज़्यादा अच्छे नंबर सब ला सकते हैं, और तुमने उसका विरोध किया उसका विरोध किया, दोनों फेल। ठीक है, ये याद रखना अपने मन का। इसलिए बहुत सरल चीज़ है ये, किताब में बड़ी कठिन लगती है लेकिन है नहीं। अपन ये मान के चलते हैं कि पहली तरंग A1 क्या लिखें, क्या होती तरंग की इक्वेशन याद है कुछ? और दूसरी अपन ले लेते हैं तरंग यहां पे 5 मान के चलेंगे। हाँ बोलो बेटा। के एक्स तो अपन इस समय जीरो मान के चल रहे हैं, वो जब डिस्प्लेसमेंट दूसरा लेंगे जब पता चलेगा। अभी तो सिंपलेस्ट, वो भी अपन धीरे धीरे पहुंचेंगे, सेकंड स्टेज पे पहुंचेंगे। पहले स्टेज पे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लेते हैं जिससे अपने को समझ में तो आ जाए क्या कर रहे हैं। तो के एक्स एक टर्म और हो जाएगी, उसका साइन निकालते निकालते देर लग जाएगी साहब आपको। हमने देखा कि एक तरंग की जो शेप है उसकी इक्वेशन ये है और दूसरे तरंग की इक्वेशन की शेप ये है। इसका मतलब क्या हुआ, फाई उसका या तो कला अंतर है या प्रारंभिक कला अंतर है। ठीक है ना, प्रारंभिक कला इतना डिफरेंस है, दूसरी वेव जो शुरू हो रही है उन दोनों में डिफरेंस है। वो आपको छोटा सर्किट जो हमेशा याद रखने का बता रखा है, ये कभी नहीं छूटेगा पीछे, क्योंकि 6 चैप्टर पूरे मॉडर्न फिजिक्स, 17 क्वेश्चन आएंगे, 17 क्वेश्चन, 40 में से 17 क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको ये जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बिल्कुल सरल है, बहुत सरल चीज़ है, क्योंकि ये किताब में नहीं पढ़नी है अपने को। ये ध्यान रखना, इस चैप्टर को किताब में बिल्कुल मत पढ़ना। जो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊँ वो उसके सहायता जो और दूसरे न्यूमेरिकल जरूर करना, लेकिन चैप्टर की थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ना इससे। अगर आपने एनसीईआरटी की इसकी थ्योरी पढ़ ली तो आप इस चैप्टर में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि ये सबसे सरल चीज़ है। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग मुझसे आए कहोगे ये क्या हो गया या वो क्या हो गया, सब अलग अलग। ठीक है ना, इस चैप्टर को केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए ये दोनों किरण है, तो अपन ने निकाला था कि y क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस, अब इसको अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, इसमें किसी को कोई ऐतराज जो मैंने लिखा है यहां पर? अगर हम इसको खोलें तो क्या लिख सकते हैं, A1 साइन ओमेगा टी। जहां समझ में नहीं आया रोक देना मुझे, बिल्कुल धीरे धीरे चल सकते हैं अपन, क्योंकि बहुत समय अपने पास, सारा कोर्स पूरा हो सकता है 11 तक का, इसलिए, लेकिन बिना समझे आगे मत चलना। प्लस अब अपन ने इसको खोलना चाह रहे हैं तो A2 लिखा बाहर, साइन A प्लस बी, तो अपन लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, हाँ बोलो बच्चे। A2 वाला बेटा केवल इसको खोला है अपन ने, कुछ नहीं किया है। इस ये साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस बी प्लस कॉस A। अच्छा चलो इस बात पे एक बात तो बता दो कि तुम लोग इन फॉर्मूलों को याद कैसे करते हो। इसका एक ही तरीका है कि जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उसके साथ ही याद होंगे। कभी भी इसको अलग से नहीं लिख के रख रखा है आगे, टेबल के आगे लगा रखा है वहां पे, उससे कभी नहीं होगा। ये क्वेश्चंस हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस करने अपने को,
100 हो सकता है उसमें आपके 50 गलत हों, लेकिन 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अटेम्प्ट, उससे आपको फॉर्मूले कभी रटने नहीं पड़ेंगे और हर चीज़ आपको एकदम सरलता से निकलेगी। आपको ये पता होना चाहिए, मैं बार बार कह चुका हूँ कि जब भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल 3 या 4 प्रकार के ही होते हैं। प्रकार उसकी 3-4 ही होती है, हो सकता है दूसरे से ले लें, इसको बना दें, उसको बना दें, लेकिन वो तीनों चारों प्रकार मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको। तो उसके ऊपर जो भी प्रश्न बनेंगे उसके बाहर नहीं बन सकते किसी हालत में भी। अंक परिवर्तित हो सकते हैं, उसकी कुछ गणना परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन प्रश्न वही आएगा, उससे बाहर नहीं आ सकता, किसी हालत में नहीं आएगा। इसलिए अपने को इन सबको सरल चीज में अपन करना चाह रहे हैं। किताब में इसको बहुत ही कठिन रूप से समझा रखा है, इसलिए इसको अपन चाहते हैं सरल रूप में अपन समझ जाएं सबके सब। अगर इसको हम खोल लें तो क्या होएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अभी आप देखो जरा, इसका मतलब ये और ये कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी। कहीं भी किसी बिंदु पे भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। साइन ओमेगा टी कॉमन लेने पर हमने लिया यहां पर, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉमन लिया इसमें, A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, अपने आप निकाल के देखो, साइन ओमेगा टी निकाला तो A1 प्लस A2 कॉस फाई। ठीक है, अपन ने साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल लिया, प्लस क्या पड़ा बचा हुआ है अपने पास, किसी के मन में भी यहां तक अगर कुछ दिक्कत हो रही है, हाँ बोल बच्चे, बोलो बोलो बोलो, किसको बेटा, कॉमन लेने के बाद में, अगर हम यहां देखो, इसको अगर हम कॉमन ले रहे हैं इन दो में, इन दो, केवल इन दो जो में है, इन दो राशियों में तो है ये, तो अब इन दो राशियों में अगर कॉमन लेंगे, ये बाहर आया तो A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये तो बचेगा बेटा, और उधर वो बचा हुआ है A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, हर बच्चे को समझ में आया है नहीं, मैं हर स्टेप इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है ये, और बहुत एग्जाम के लिए अपने को 4 नंबर आसानी से मिलेंगे इसमें। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, अब हमने कहा कि जब भी आपको याद होगा इस तरह की इक्वेशन आ जाती है तो अपन सॉल्व करने के लिए किसको इसका मान हम रख लेते हैं। यानी कि अगर इस वाली टर्म को, इसको हम कहें, क्या कहें, कॉस थीटा मान लेते हैं। चलो, अगर हम इसको a कॉस थीटा मानेंगे तो इसको क्या माने, किसको, हाँ, A2 साइन फाई को a साइन थीटा मान लेते हैं। हमारे पास क्या हो गया, a साइन थीटा A2 साइन फाई को मान लिया। जो भी बच्चा लिख रहा है उसको एक बार देख लेना क्या किया हमने, A2 साइन फाई को a साइन थीटा मान लिया, और A1 प्लस A2 कॉस फाई को a कॉस थीटा मान लिया। अब हमें मान निकालना है यहां पर a का, यानी कि इन दोनों किरणों के आपस में झगड़ने से क्या रिजल्टेंट बना है। अभी कोई बच्चा बता सकता है कैसे होगा, इस वर्क करें, इसका मतलब ये ध्यान से लिख लो, 1 और ये 2, समीकरण
1 व 2 का वर्ग करने पर अगर हम दोनों का वर्ग करें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई का, ये तो हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, और इस वाले को करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर इसको हम आगे और खोल दें तो क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये इक्वेशन 3 और 4। कहीं भी किसी को कठिन लग रहा हो तो रोक देना मुझको प्लीज। ये वाला बच्चे, ये वाला नहीं समझ आया, इससे नीचे वाला अपन ने बेटा इसको किया, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा तो A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है बच्चे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, क्यों जोड़ दें, क्योंकि हम ए को पता लगाना चाहते हैं, ए की वैल्यू पता लगानी है ना हमको अल्टीमेटली। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अपन इसको दोनों को जोड़ देते हैं एक बार, 3 व 4 को जोड़ने पर तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये इजिकल टू क्या आएगा, इसको देखो पहले लिख लो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब अपन यहां पे लिख देते हैं A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई भी इसके पास ही लिख लेते हैं, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। इसमें कहीं किसी को दिक्कत हो बताओ। हाँ बोलो बेटा। हाँ ये ना इसका मान रखा ना A1 प्लस A2 कॉस फाई का। किसका बेटा, नहीं नहीं वो तो बेटा y है, y नहीं निकाल, y तो अलग है, y का तो मान निकाल लेंगे बाद में, अपन सोचेंगे निकालना है निकालना, अपन y का मान नहीं निकाल रहे। अपन ने तो ये इज इक्वल टू a कॉस थीटा माना और ये इज इक्वल टू a साइन थीटा माना। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं कि अगर इन दोनों किरणों का व्यतिकरण हो रहा है, यानी एक दूसरे से झगड़ रही हैं, तो इनका एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, यानी कि a क्या बनेगा ये निकालना है, या उसकी तीव्रता कितनी होगी ये निकालना है। अपन जब वो निकालेंगे कि y कितना होगा, तब आपकी बात जो आप कह रहे हो सही होगी। अभी अपन y नहीं, अपन अब निकालना चाह रहे हैं कि इसका a कितना होगा या इसकी तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, किसी बच्चे को कोई शक। ठीक है, चलूं आगे। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अपन ने लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा ना, प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये कॉमन कौन बता रहा है, क्या आ सकता है कॉमन? नहीं बेटे, अभी कहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हाँ, अब इसको इक्वेशन को देखो जरा, ये 5 नंबर की इक्वेशन है। अपन ने क्या सीखा था, तीव्रता। तीव्रता क्या होती है, I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को 5 को k से गुणा कर दें, समीकरण
k से गुणा करने पर। k से किया क्या हो गया, k a स्क्वायर इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 cos फाई। ठीक है, अभी गलती तो नहीं करी मैंने कहीं। अब अपन यहां देखें, अगर दो अलग अलग जब हमारे पास तरंगें थी तो इसकी इंटेंसिटी यानी कि इसकी तीव्रता मान लीजिए I1 है और इसकी तीव्रता I2 है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये I स्क्वायर यानी दोनों के जोड़ के होगी जो रिजल्टेंट, जब दोनों के व्यतिकरण पे, ये तो I है ना, I स्क्वायर हो जाएगा। ये तो दोनों रिजल्टेंट जो होगा, झगड़ा हो रहा है जो, उस झगड़े के बाद जो शांति की स्थिति हो रही है या अशांति की, ठीक है ठीक है ठीक है, ये कितना होगा, आप बताओ जरा क्या होगा, बताओ क्या होगा, ये राशि तो निकाल के बताओ जल्दी से। कौन बताएगा बच्चा, टेल मी कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताओ क्या लिख सकते हैं इसको। अगर 2 ये कैसे बताया तुमने, बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बताओ, तो पूछ लो। है देखो यहाँ क्या है, अपन ने लिखा था कि यहाँ देखो I1 लिखा है हमने k a1 या k 1 a स्क्वायर कर, ये हो गया। ठीक है, तो हमको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी a1 की। तो यहाँ पे a1 स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि I1 अपॉन k। ठीक है, तो a1 कितना हो गया, अंडर रूट, समझे कुछ। और इसी प्रकार a2 क्या हुआ, अंडर रूट I2 बाई k। तो अगर हम a1 a2 करेंगे, अब क्या हो जाएगा, a1 a2 इज इक्वल टू अंडर रूट I1 I2 अंडर रूट के से, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के है, तो वो तो के से के कट जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया आपका, इसलिए ये जो वैल्यू लिखाई बच्चे ने वो बिल्कुल सही बताइए। समझ में आ गया क्यों आया यहाँ से ये चीज जो करी अपने को। ठीक है, हर चीज का उत्तर जरूर पूछना चाहिए क्यों, क्योंकि अगर मैं आपको क्यों नहीं बता सकता तो बेकार है पढ़ाना। हर चीज का क्यों जरूर मन में आना चाहिए। ये हमारी मुख्य इक्वेशन है। ठीक है, इससे हमें किसी भी दो किरणों के, दो तरंगों के चलने से तरंगों की तीव्रता का क्या संबंध है ये पता चल रहा है। ठीक है, तो ये व्यतिकरण समीकरण कहलाती है, ये कहलाती है व्यतिकरण समीकरण। व्यतिकरण समीकरण। और जो ये बीच वाला है ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ये व्यतिकरण टर्म। टर्म को हिंदी में क्या कहते हो आप, क्या कहते हो टर्म को, टर्म को लिखा हुआ ही नहीं मैंने कहीं, है टर्म ही होता है ना, पद। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप याद करो हम कैसे निकालते थे कि अगर अधिकतम होना है तो फाई की वैल्यू ये होनी चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए तो फाई की वैल्यू ये होनी चाहिए, जीरो होगा तो फाई की वैल्यू ये होनी चाहिए। अभी किया था अपन ने, याद है, जो लास्ट दो चैप्टर इनको बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन। अगर हम इसको देखें, अगर केवल इस टर्म को देखो आप, तो इससे व्यतिकरण
अगर हम केवल इस टर्म को व्यतिकरण पद को देखते हैं तो व्यतिकरण पद ये बताओ इसकी वैल्यू अधिकतम कब होगी और क्या यहां पे लिख के दिखाओ cos 0 इज इक्वल टू 1 फिर cos 2 पाई इज इक्वल टू 1 इस तरह से बढ़ते जाते हैं ना ठीक है और माइनस कब आता है जबकि cos थीटा इज इक्वल टू -1 कब होगा पाई और यहाँ पे इसमें 2 पाई जोड़ दो तो वही वैल्यू चलती जाएगी ठीक है ना 2 पाई जोड़ते हैं तो वही मान रहता है इसको हमेशा याद रखना है किसी भी कोण में अगर हम 2 पाई जोड़ देते हैं तो उसका मान वही रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम देखें व्यतिकरण पद में तो इसका अधिकतम वैल्यू कब होगा जबकि cos फाई अधिकतम यानी +1 कब होगा या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो इत्यादि इत्यादि। ये किसी को कोई याद पुराने आने में दिक्कत हुई तो बताओ ठीक है। अब आपको ये भी याद होगा पुराना मैं सब एक बार दोबारा बार बार इसे याद करा रहा हूँ इससे कि आपके मन में वो सब बैठते जाएंगे ये नहीं हो कि बिल्कुल भूलते जाएं वो चीज़ हम इसको एक आध बार पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो घर जाके पीछे का नहीं लेकिन अगर आप जो पढ़ाते हैं उस दिन का वही पढ़ लो बहुत है क्योंकि मैं बाद में सब चीज़ें आपको बार बार रिवाइज कराते रहूँगा जब तक आप थक नहीं जाएंगे जब तक रिवाइज कराते रहेंगे उसको ठीक है। हम लोगों ने ये भी सीखा था आपको याद होगा कि एक लैम्डा अगर तरंग दैर्ध्य है तो उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होता है लैम्डा तरंग दैर्ध्य के लिए इतनी जल्दी क्यों भूल सकते हो अपन ने क्या लैम्डा के लिए कितना होता है फेज डिफरेंस लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस एक तरंग जब पूरी चल देती है तो उसके अंदर कितना फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बेटा कुछ बोल रहे थे सारे नहीं बोल रहे बेटा 2-3 जने बोल रहे थे नहीं गलत कभी नहीं होगा जो बोलोगे वो सही होगा और एक अगर हो लंबाई यूनिट हो तो 2 पाई बाई लैम्डा और यदि P हो यदि P क्या हो डिफरेंस किस चीज का हो यहां तरंग दैर्ध्य ले रहे हैं लंबाई में यानी कि अगर हम कह रहे हैं ये वाली जो हमने ली थी तरंग ठीक है अगर लैम्डा अंतर है दो बिंदुओं के बीच में तो उसका फेज डिफरेंस है 2 पाई अगर दो बिंदुओं के बीच में P डिफरेंस है अगर P डिफरेंस है तो एक के लिए तो निकाल लिया अपन ने 2 पाई बाई लैम्डा तो P के लिए क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू P और जहां पे कि P क्या है पथ अंतर अपन ने सीखा था ना कि पथ अंतर इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर जो वो फेज अंतर निकलता है फेज अंतर इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ फेज लिख देता हूं दोबारा मैं आपका फेज अंतर यानी कला अंतर इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा पथ अंतर यह पढ़ चुके हैं पहले वो सब चीज को दोबारा लिख रहा हूं या मैं सिर्फ जिससे कि आपको याद आ जाए कुछ आया याद ठीक है
इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये जो हमारा फेज अंतर है वो कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथ अंतर। तो हम आप यहां देखिए, बताओ जरा इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई कौन बच्चा बताएगा। पी 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 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अब पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो यहां देखो आप, ये तो कट ही रहा है डायरेक्ट, ठीक है, ये तो ये कट गया। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, P बाई लैम्डा इज इक्वल टू एन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, P बाई लैम्डा इज इक्वल टू एन, क्या बताओ क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा। P की वैल्यू बताओ क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, P इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, P 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है। एक स्टेप बीच में खाने से एक बार में प्रॉब्लम हो गई। इसका मतलब ये हुआ 0 लैम्डा और ये हुआ 1 लैम्डा, ये 2 लैम्डा, तो ये हो गया n लैम्डा। हाँ तो आप तो बता रहे हो बच्चे, ये एक स्टेप के खाते वो क्वेश्चन पूछने लग गए। हाँ बेटे कोई बात नहीं, इसका मतलब हुआ कि P इज इक्वल टू एन लैम्डा। सुनो इसको हम क्या कहते हैं, अगर P इज इक्वल टू एन लैम्डा है तो इसका मतलब अधिकतम इसका वैल्यू आएगी, इसकी इस वाले टर्म की वैल्यू अधिकतम हो जाएगी, यानी कि उसकी तीव्रता जो है अधिकतम होगी यदि पथ अंतर, यदि दो तरंगों में पथ अंतर लैम्डा के n से मणा करने पर आए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो जने जब आपस में लड़ रहे थे, आपस में वो उनका पता नहीं था उनका क्या होने वाला है, तो अगर क्या होगा, अगर उनका तरंग दैर्ध्य, अगर उनका तरंग दैर्ध्य n लैम्डा होगा, यानी कि एक सा ही बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5, तो उस समय उसकी तीव्रता अधिकतम होगी, उसकी तीव्रता अधिकतम होगी। अब तो अधिकतम तीव्रता निकालें तो क्या होगी, इसमें यहां से देखना था अधिकतम तीव्रता क्या होगी, अगर हम कहते हैं अधिकतम होगी तो क्या होगा अधिकतम, इसमें यहां रखो, अगर P इक्वल टू एन लैम्डा क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 नहीं आया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अपन ने बेटा ये कहा अभी तक नहीं, जिसको नहीं आया समझना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात, एक बच्चे को भी नहीं आएगा तो अपन बिल्कुल समझाएंगे। अपन सिर्फ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि अगर फाई की वैल्यू 0 2 पाई इत्यादि होगी तो इसकी कॉस फाई की वैल्यू अधिकतम होगी, क्योंकि कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 2 पाई इज इक्वल टू 1। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये अधिकतम होगी इस वैल्यू पर तो इस तीव्रता की क्या वैल्यू हो जाएगी। हमने कहा कि फाई इज इक्वल टू 0 2 पाई यानी कि n पाई होने पर कॉस फाई की वैल्यू अधिकतम है, यानी कि इस पूरे समीकरण में अधिकतम वैल्यू आएगी, और अधिकतम वैल्यू आएगी मतलब I1 I2 2 I1 I2, इसको यूं लिख देता हूं, मान लो cos 0, ठीक है ना, cos 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब, ठीक है ना बेटा। अब इसको क्या लिख सकते हो, अगर हम इसको देखें, इसको कुछ और किसी फॉर्म में लिखने का याद है, पढ़ा है तुमने पहले चैप्टर इसको, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, नहीं अगर आपने पहले पढ़ रखा है उसको आप बता सकते हो तो ठीक है, अच्छी बात है,
ये दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम पढ़ के आए तो कितना फायदा होता है। अब आप ये देखो कि ये जो इस बच्चे ने बताया, इसको हम निकाल सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उसको पहले बता देता हूं मैं कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अगर मैं a की जगह रखूं अंडर रूट आई वन और इसकी जगह रखूं अंडर रूट आई टू, तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, आई वन का स्क्वायर आई वन प्लस बी स्क्वायर आई टू टू ठीक है। इसका मतलब इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का, ठीक है। अब अगर मान लो दोनों तरंग हैं, जो दोनों तरंगें चल रही थी उनकी इंटेंसिटी बराबर हो, अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो, जो दो तरंगें थी उनकी तीव्रता दोनों बराबर तीव्रता की, यानी दो लाइट फेंकी बिल्कुल बराबर तीव्रता की, तो क्या होगा, अगर मान लो अगर यदि I1 इज इक्वल टू I2 है तो रिजल्टेंट I कितना होगा, ये I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू मान लो कोई चीज I मान लेते हैं, I M मान लेते हैं, नहीं वो साई पे कंफ्यूजन हो जाएगा ना, आप क्या कर रहे हो उसको। सो आई आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू, और ये दोनों बराबर हैं यानी कि आई एम है, तो कितना होगा टू, क्या होगा बताओ, ठीक है। इसका मतलब हुआ ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दो प्रकाश की तरंगें जिनका की एक ही इंटेंसिटी यानी एक ही तीव्रता की है, एक ही उनकी प्रकाश की रोशनी की तीव्रता दिख रही है हमको, अगर वो दोनों इस व्यतिकरण पद में यानी कि 0 2 पाई यानी कि n पाई से जुड़ रही हैं, तो वहां पर उसका जो प्रकाश की रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी जो तीव्रता होगी वो 4 गुनी ज्यादा होगी। समझ में आई कोई बात, अकेले जितने की है उसकी भी 4 गुनी, यानी कि इसके रिजल्टेंट 4 गुनी। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, ध्यान रखिएगा, AIEEE में ये क्वेश्चन आया था कि अगर दो समान तीव्रता की अगर तरंगें व्यतिकरण करती हैं और अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है, तो पुरानी तीव्रता और नई तीव्रता का क्या अनुपात होगा, 1/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अब इसको एक बार, टाइम तो खत्म होने वाला है लेकिन एक चीज और ले लेते हैं कि इसके न्यूनतम वैल्यू कैसे होगी, ठीक है ना। एक न्यूनतम वाला और ले लो जिससे कि आपको कल दोबारा नहीं करना पड़े सारा ये, है नहीं, घर निकाल के दूसरी चीज लाना बताऊंगा मैं। कौन सा बच्चा भेजा, हाँ क्वेश्चन ये था बेटा, लिख लो आप भले, दो समान तीव्रता की तरंगों से व्यतिकरण होने के पश्चात सृजित होने वाली तरंग की तीव्रता तो सृजित होने वाली तरंग की तीव्रता का अनुपात
व्यतिकरण से पूर्व की तीव्रता से ज्ञात करिए। का अनुपात व्यतिकरण से पूर्व की तीव्रता से ज्ञात कीजिए। निकला बेटा 1/4, 1/4 निकाला था ना अपन ने। अब अपन एक बात जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि अगर ये न्यूनतम कब हो सकती है। इसमें वैसे 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि जो अभी यंग का जो अब प्रयोग करेंगे हम, उस पूरे को ग्लिसरीन में डुबो दिया तो क्या होगा। पूरे उपकरण को ग्लिसरीन में अगर हम डुबो देते हैं तो उस पर तरंग का क्या फर्क पड़ेगा। एक तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि दो तरंगों में से एक तरंग के बीच में हमने एक वो रख दी है पतली पट्टिका कांच की, तो उसमें क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा। और तीसरे, बस 3 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और तीसरे तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर हम I1 और I2 इसके अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू में कितना अनुपात होगा। ये 30 के अलावा चौथा क्वेश्चन इस वाले व्यतिकरण पर कोई भी नहीं आएगा। करेंगे उसके अपन तीनों क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम इसको न्यूनतम वैल्यू हो तो कब होगी। cos फाई न्यूनतम कब होगा, जबकि -1 हो, है ना। तो कब हो, पाई हो, 3 पाई इत्यादि। और हमने निकाला था कि क्या होता है ये फाई, क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा पाई से पाई काट दीजिए तो 1, 3, 5 इत्यादि इत्यादि। ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। अब इसको हमेशा जब इस तरह की टर्म आ जाती है 1, 3, 5, इसका एक सिद्धांत याद रखो, गणित में भी काम आएगा। इसको दो तरह से उपयोग लिख सकते हैं हम लोग। या तो हम लिख सकते हैं 2n+1/2, या हम लिख सकते हैं 2n-1/2। क्या दोनों से मान समान आएगा, क्यों नहीं आएगा बताओ। फर्क कितना होगा, क्या फर्क होगा, एक में 0 मानेंगे और एक में 1 मानेंगे। दोनों करके देखते हैं। अगर हम लिखें इसको P इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। 2n+1 लैम्डा बाई 2 लिखा हमने। तो यहाँ n को क्या मानेंगे, यहाँ पे n को मानेंगे 0, 1, 2, 3 चलता रहेगा। ठीक है। और मान लीजिए हम इसको लिखते हैं P इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो n को क्या मानेंगे, n यहाँ पे शुरू होगा 1 से। बस ये गणित का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि बच्चे जनरली नहीं याद रखते हैं। और P इज इक्वल टू 2, ये दोनों ही स्थिति करें अपने लिए सही है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि 2n+1 कर रहे हैं तो हम n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 लिख रहे हैं, क्योंकि हमको वैल्यू क्या प्राप्त करनी है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। अपने को देखना है कि अगर n इज इक्वल टू 1 रखे यहाँ पर तो यहाँ तो 3 लैम्डा बाई 2 हो गई पहली टर्म, तो लैम्डा बाई 2 कहाँ गई। इसलिए हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 रखेंगे। और जब 2n-1 होगा तो हमने देखा n इज इक्वल टू 1 रखा, दो में से एक गया 1, तो लैम्डा बाई 2 आ गया। इसलिए हम दोनों में से कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम n इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं। और चूंकि अभी तक अपन n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 लिखते आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 लिखते आ रहे हैं, तो हमको कौन सा यूज करना चाहिए, इस समय हमें यूज करना चाहिए ये वाला इस समय, क्योंकि हमने वहां जब n लैम्डा निकाला था तो भी 0, 1, 2, 3 किया था। तो अगर हम यहाँ पर भी 0, 1, 2, 3 करना चाहते हैं तो P इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 करेंगे। तो अब बताओ I इज इक्वल टू कितना आएगा, अभी निकाला ना अपन I, आप मत बताओ, रुक जाओ, पढ़ा हुआ याद होगा। और बताओ, कोई बच्चा निकाल के बताओ जल्दी से, एक लाइन में निकल जाना चाहिए। इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है सामने, सामने इक्वेशन लिखी हुई है। अब अपन कह रहे हैं cos फाई की वैल्यू -1 है, cos फाई की वैल्यू -1 है जब वो न्यूनतम वैल्यूज की आएगी। तो cos फाई इज इक्वल टू -1 लिखोगे तो यहाँ क्या होगा,
I1 I2 ठीक है। तो इसी सिद्धांत की पालना करते हुए क्या होगा, अगर मान लीजिए I1 और I2 बराबर हैं तो क्या होगा, अंधेरा जीरो, यानी कि तीव्रता जीरो हो गई। ज्योमेट्री मैंने शुरू बात की ना पहले। अब दोनों ये तरंग हैं, इन दोनों तरंगों की तीव्रता हम बराबर मान लेते हैं, तो भी जो रिजल्टेंट तरंग की तीव्रता आ रही है वो जीरो, यानी कि अंधेरा आ रहा है। दो खूब तेज प्रकाश की किरणें हैं, लेकिन अगर इस तरह से इस संबंध से अगर वो जुड़ी हुई हैं, इसे कहलाते हैं कला संबद्धता, कल बताऊंगा मैं आपको। इस प्रकार इस कला से जुड़ी हुई हैं तो दोनों तेज प्रकाश की किरण भी अंधेरा उत्पन्न करेंगी यदि दोनों के समान आई हैं तो। ये इससे है ना डायरेक्ट, देखो ना, अगर यहां पर I1 इजिकल टू I2 है, वैसे क्यों करेंगी, वैसे क्यों करेंगी, ये तो कल समझाएंगे। ये जो यंग ने जो अपना प्रयोग किया था, यंग का जो किया था, उससे समझ में आएगा कि आप उसको कैसे पता लगा, उसका दिमाग कैसे समझ में आया, अभी तक समझ में नहीं आया लोगों को। हाँ बेटा, एग्जाम्पल 4-5 देंगे, इसका पूरे का देंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, रोज देखते हैं हम लोग, रोज।